नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर अस्पताल में भीषण आग लगी है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। हादसे में 7 मरीजों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कलेक्टर ने 4 मरीजों की मौत की पुष्टि की है और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर हालांकि काबू पा लिया गया। तो जबलपुर में न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे ही आग लगती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल से बाहर निकलते हैं। कूदते हुए कई लोग अपनी जान बचाते हैं, इधर उधर भागते हैं और आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी जाती है। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन तब तक 7 मरीजों की मौत की खबर निकलकर सामने आ जाती है। सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस की टीम पहुंची हुई है और फायर ब्रिगेड की टीम भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रही है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए। अभी भी सर्चिंग जारी है कि हॉस्पिटल में कोई मरीज या कोई व्यक्ति रह तो नहीं गया। हालांकि सभी मरीजों को हॉस्पिटल में दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा चुका है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से पूरा घटनाक्रम समझिए कि वहां पर क्या हो रहा है और किस तरह के हालात वहां पर बने थे। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से अस्पताल में भीषण आग का तांडव अस्पताल में देखने को मिला। धुएं का काला गुबार और भयंकर आग की लपटें आपको एक तस्वीर में हॉस्पिटल से निकलती हुई नजर आ रही होंगी। फिर जैसे ही आग लगने की सूचना मिलती है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और मरीजों को शिफ्ट करने का काम वहां पर किया जाता है। पहले तो आग पर काबू पाया जाता है, उसके बाद मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। और आग इतनी भीषण थी कि 7 मरीजों की मौत हो गई है, 7 मरीजों की जान चली गई है। हालांकि कलेक्टर ने अभी जो न्यूज़ 18 से बात की उसमें जानकारी दी है। उन्होंने हालांकि 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। जब आग लगती है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचे। हमारे फायर ब्रिगेड के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। आग क्यों लगी, कैसे लगी, इसकी जानकारी नहीं है। अभी तो सिर्फ इस बात पे ध्यान केंद्रित है कि अस्पताल से ज्यादा लोग हम लोग बाहर निकाल सकें। ये एक मरीज है, ये दूसरा मरीज। चलिए, अधिक अपडेट के लिए हम सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। घटनास्थल पर प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट है अभी मामले को लेकर? क्या अभी भी सर्चिंग जारी है हॉस्पिटल में? देखिए प्रशांत, आपको सीधे सुमित माफी चाहूंगा, आपको सीधे तस्वीरें यहां पर दिखाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक मेरे पीछे फिलहाल रेस्क्यू जो है वो खत्म कर दिया गया है। जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो अंतिम रूप से जो तमाम जो सामग्री थी, चूंकि पूरी पाइपलाइन जो अंदर लेके गए थे वो दूसरे 2 माले तक का ये अस्पताल था, उसे फिलहाल यहाँ निकालने का जो प्रयास किया जा रहा है। आप अस्पताल के ही हैं, किसका अस्पताल है सर ये? डॉक्टर नितिन गुप्ता सर। अच्छा, क्या कारण था, कैसे आग लगी अचानक सर्किट से? शॉर्ट सर्किट से देखते देखते मीटर में आग लगी। मीटर की आग लगने के कारण उसके बाद दिन पे दिन आग बढ़ती। इतनी देर में हम लोगों ने फायर सिलेंडर खोला जब तक आग बढ़ चुकी थी। एक ही एंट्री एग्जिट है, यहीं से आना जाना? 2 एग्जिट है। एग्जिट है एक पीछे से, वहां से पेशेंटों को निकाला गया। कितने लोग करीब भर्ती थे अस्पताल में? 8 लोग भर्ती थे। 8 लोग थे। कितनी मौत हुई है अभी? उसका मुझे पता नहीं है। ठीक है, ये अस्पताल के कर्मचारी थे जिनका नाम है राम सोनी जी। राम सोनी जी बतला रहे थे कि कैसे ये पूरी आग लगी और फिलहाल तमाम लोगों को निकाल लिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं सुमित, आप एकाएक कर तमाम जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर आ गई थी और एसडीआरएफ ने भी यहाँ पर पूर्ण रूप से मदद की। पुलिसकर्मी भी लगातार अपनी जान को जोखिम में डाल के लगे हुए थे और फिलहाल पानी की बौछारों से एक एक चीज की जांच की जा रही है कि अगर कहीं आग बची भी है तो उसे बुझा दिया जाए। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर लगा हुआ था और बेशक जो हादसा था वो कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाला, जो कि कुछ लोग जिंदा जल गए थे, जो बतलाते कि हादसा कितना भीभत्स था कि लोग भाग तक नहीं पाए और इस भीषण आग की चपेट में आ गए। संभवतः अस्पताल का स्टाफ भी इसमें शामिल है जो फिलहाल यहाँ पर गया। 7 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन प्रशासन ने अभी 4 की ही पुष्टि की है और बाकियों को जो बचे हुए हैं वो आसपास के अस्पताल में रेफर किया गया है।
क्या कुछ आंकड़ा है कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा, सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है रेस्क्यू के लिए वो तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। तमाम तस्वीरें हैं जो बतलाती हैं कि आखिर हादसा क्या कुछ हुआ, क्या क्या चीजों को चपेट में ले लिया। एक ही बाइक बाहर खड़ी थी उसको भी चपेट में ले लिया। इसी आपको बता दूं ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इसी जनरेटर में जो है वो आग लगी थी और आग एकाएक कर फैलती गई। थोड़ा सा हम अंदर का कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को दिखाने की दूर से, चूंकि आगे अंदर अंधेरा भी है। पूरे जो टीम है वो यहाँ पर तैनात है। बस हम यहीं तक जा रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। संभवतः ये मेडिकल शॉप थी जहां पर पानी डाल करके उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है और मेडिकल शॉप में भी पूर्ण रूप से जो आग है लग गई है। कोई बहुत घना नहीं था, आप देख सकते हैं बहुत छोटी जगह है आसपास निकलने की। ये डॉक्टरों का जो ओपीडी रूम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, यहाँ डॉक्टर बैठते थे, ये वो ओपीडी रूम्स हैं। ये यहाँ जांच लेबोरेटरी थी जैसा बतलाया जा रहा है और ऊपर जाके जो मरीज है वो भर्ती हुआ करते थे। आईसीयू भी ऊपर था यहाँ पर सुमित। और फिलहाल ऊपर की 2 फ्लोर्स की जांच करने के बाद टीम ग्राउंड फ्लोर पर आई है और यहाँ भी जो है बाकायदा वाटर कैनन के माध्यम से इस्तेमाल किया जा रहा है और वाटर कैनन के माध्यम से अगर कहीं आग छुपी है, अगर आग बंद भी है तो उसे बुझा लिया जाए, ये कोशिश की जा रही है। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ मुस्तैद था, जी जान से जुटा हुआ था और यही कोशिश थी कि अगर कोई भी मरीज जिंदा है, सांसें बची हैं तो उसे बचा लिया जाए। लेकिन फिलहाल 4 की जो मौत की पुष्टि है वो कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कर दी है। लेकिन डेड बॉडीज जो हमारे कैमरे के सामने गुजरी थी उसकी संख्या ज्यादा है। प्रशासन बाद में संभवतः फाइनल आंकड़े जो है वो जारी करेगा प्रशांत। और एकाएक कर यही कोशिश है, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर की टीम जो है वो लगातार यहाँ काम कर रही है और पूरा प्रशासनिक अमला अब राहत की सांस लेता हुआ जब आग पूर्ण रूप से बुझ गई है और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है उसे खत्म कर दिया गया है। सुमित। प्रतीक, जो तस्वीरें आपने हमको दिखाई, जो तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई हैं, उससे तो यही अंदाजा हम लगा सकते हैं कि आग बहुत ही भयंकर थी। पूरा अस्पताल यहां पर निस्त नाबूद होता हुआ नजर आता है। प्रतीक, आप नजरें बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट हो मैं फौरन दीजिएगा। आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और श्रावण मास चल रहा है और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए सीएम शिवराज उज्जैन पहुंचे और सोमवार का दिन है। भगवान का सीएम शिवराज ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिया। सावन सोमवार के पवित्र दिन सीएम शिवराज ने बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया है और विधि विधान से पूजा अर्चना की और इस दौरान उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल केस में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। संदिग्ध हाफिज अनस और जुबैर मंसूरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। फिर पूछताछ के लिए एनआईए ने दोनों को तलब किया है। एनआईए 8 अगस्त को फिर दोनों से पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए संदिग्ध हाफिज अनस, जुबैर मंसूरी को नोटिस भी दे दिया गया है। तो कल ही दोनों की गिरफ्तारियां हुई हैं। एनआईए ने छापेमारी की राजधानी भोपाल और रतलाम में। मॉड्यूल को लेके जो जांच की जा रही है उसमें जो 2 युवकों से पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। खुद सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बताया कि किस तरीके से एनआईए जांच कर रही, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये मामला नहीं है, सेंट्रल एजेंसी इसमें जांच कर रही। जो अनस है और जो दूसरा जो युवक है सिलवानी का जो रहने वाला है, दोनों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन एनआईए ने इन्हें दिल्ली जो है 8 तारीख को यहाँ पर बुलाया। हालांकि कई तरीके के सवाल
इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। हमने अनस के परिवार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया बातचीत करने से। उन्होंने कहा कि नो कमेंट्स, हम कोई बात मीडिया से नहीं करेंगे। लेकिन तमाम अभी ऐसे सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेके कि किस तरीके से ये मॉड्यूल था, किस तरीके से लोग जुड़े थे। हालांकि जो साफ तौर से इनकार परिवार यहाँ पे जब बातचीत की, उन्होंने कैमरे के सामने नहीं आने की शर्त पे बात की थी और साफ तौर से तमाम सवालों को लेके वो इनकार कर रहे हैं कि उनके जो बेटा था वो इस पूरे मामले में नहीं है। एनआईए ने ये क्लियर भी कर दिया, लेकिन पूछताछ के लिए जरूर उन्हें एक बार और दिल्ली बुलाया गया है। कैमरामैन मनीष के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल केस में बड़ी खबर है। एनआईए की दबिश के बाद आज अब्बास नगर में दहशत का माहौल बना रहा। न्यूज़ 18 के सामने आया संदिग्ध हाफिज अनस का परिवार। संदिग्ध हाफिज अनस की मां ने बेटे को निर्दोष बताया है और वक्त आने पर परिवार ने अपना पक्ष रखने की बात भी कही है। एनआईए की जांच पर अब्बास नगर के रहवासियों ने सवाल उठाए हैं। यदि संदिग्ध गतिविधियों में अनस शामिल था तो उसे क्यों छोड़ा गया, रहवासी ऐसा बोल रहे हैं। समय अनस के मोहल्ले में आप देख सकते हैं, ये वही इलाका है ओल्ड सिटी का अब्बास नगर, जहां से एनआईए की टीम ने अनस से पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद तमाम सवाल किए गए थे और कई तरीके के आरोप भी लगे थे, लेकिन फिलहाल पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हालांकि परिवार से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन परिजन इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को लेकर तैयार नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से जानेंगे। अनवर भाई, ये बताइए कि आप कल यहाँ पे थे, क्या हुआ था कल? दरअसल सुबह मॉर्निंग का टाइम था, 8 साढ़े 8 9 बजे समथिंग का। तो 3-4 बलेरो आई और बलेरो में से काफ़ी पुलिस अधिकारी जो सिविलियंस थे, सिविल ड्रेस में थे, वो उतरे और एक जो बलेरो थी उसमें से हाफिज अनस थे, उनके साथ आए थे गाड़ी के अंदर। अच्छा। तो उन्होंने उनको उतारा मैंने देखा कि काफ़ी लोग हैं, गाड़ी आई है, तो वो अनस मी को उतार के वो स्कूल में ले गए। उन्होंने ऑफिस का लॉक खुलवाया और फिर काफ़ी क्राउड इकट्ठा हो रहा था, तो अधिकारियों ने और जो लोकल पुलिस के लोग थे तो उन्होंने सबको हटाया वहाँ से। और तकरीबन 40 मिनट के लगभग उन्होंने उस ऑफिस के अंदर अनस मियां से और कुछ वीडियो बनाए जा रहे थे और 4 पुलिस जो अधिकारी थे जो एनआईए से सिविल में थे, वो बाहर चेयर लगा के बैठ गए थे। 40-45 मिनट समथिंग उन्होंने यहाँ पर जो भी मालूमात जांच करना थी करी। उसके बाद वो अनस मियां को यहाँ से लेके चले गए। क्या लग रहा है अनस का, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि एक इंस्टाग्राम बनाया गया था, टेलीग्राम था पूरा, उसमें कम्युनिकेशन हो रहा था, क्या लगता है? नहीं, दरअसल देखिए, मेरा जहाँ तक सोचना ये है, कोई जानते ना, मैं जानता हूँ, मैं लोकल हूँ, स्थानीय यहीं का हूँ, तो लड़का तो बिल्कुल सीधा साधा है। इस तरह का कोई मामला अभी तक तो नज़र नहीं आया, क्योंकि स्कूल चल रहा है। उनकी मदर के साथ वो रोज़ मॉर्निंग में मदर को लेके आते हैं और वापस लेके जाते हैं। किसी से कोई बातचीत के रहने वाले एक्चुअली ये सिटी में रहते हैं, बट इन्होंने यहाँ रेंट पे स्कूल लिया हुआ है और ब्राइड हाउस वहाँ पर रहते हैं ये। तो अभी इस तरह का मुझे कोई आशंका तो नहीं हुई। पर दूसरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि एक सेंटर दिल्ली से एक टीम आती है, 2 लोगों को अरेस्ट करती है, फिर उनसे जांच करती है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। अगर उनके पास एविडेंस नहीं थे तो 2 जो लड़के हैं नौजवान, उनको उठाया जाता है और नेशनल मीडिया के अंदर जिस तरह की बातें चलाई जा रही हैं कि साथ वो संगीत गतिविधियों में लिप्त थे या क्रॉस फंडिंग हो रही थी, तो एनआई की टीम बगैर एविडेंस के आधार पे तो किसी को उठा नहीं सकती। भाई विदेश में, हाँ, आई थिंक ऐसा लगता है कि इनके भाई हैं जो स्कूल कौन सी क्लास का, क्या तालीम? ये छोटे बच्चों का है, नर्सरी से KG1 से मीडियम में 8 क्लास तक का है सर ये। और ये अनस क्या करता था काम? नहीं, दरअसल ये हाफिज है, आलिम है और ये ताजुल मसाजिद से इन्होंने पढ़ाई की है। बाकी इनकी क्वालिफिकेशन क्या है उसका आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है। बाकी लड़का ठीक ठाक है। और बिल्कुल स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो अनस है उसको लेके किसी तरह की गतिविधियां अभी तक नोट नहीं की गई, लेकिन एनआईए यदि पूछताछ करती है तो तमाम सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अब एनआईए पर भी जो लोग हैं, जो बातचीत हुई, तो अब एनआईए पर भी ये सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार यदि पूछताछ करनी थी और यदि इस तरीके का मामला था तो फिर क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया गया, उनको साथ ले गया, इस तरीके का माहौल क्यों आके यहाँ पर बनाया गया। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर को आज 2300 करोड़ रुपए लागत की सड़क परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय सड़क
परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सिंगल क्लिक के माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट, गोपाल भार्गव, उषा ठाकुर भी मौजूद रही। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, आनंद के साथ कह रहा हूं, अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर इस समय जो काम पूरे हो गए हैं, 2014 के बाद की बात कर रहा हूं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, गडकरी जी ने यह विभाग संभाला। मैं तब से अब की बात कर रहा हूं, जो चमत्कार लगती है। सचमुच में नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। ये अजीब मंत्री है, अद्भुत मंत्री है। ये बात सही कि हम कहते हैं 5,000 करोड़ का दे दो, वो कहते 10,000 करोड़ का ले लो। ये सच है, मैं झूठ नहीं कह रहा। ये हम चमत्कार सा देख रहे हैं। अब मैं भी मुख्यमंत्री हूं, जब पूरी फेरिस्त आती है तो फिर बजट कैसे, क्या, कहां से करें, 17 चीजें सोचनी पड़ती है। लेकिन नितिन जी, आपने सिद्ध कर दिया, जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। इंदौर में हमारा सपना है कि हम केवल सड़कों पर ना चलें, हम आसमान का उपयोग भी चलने के लिए कर लें। ये मैं कोई असंभव बात नहीं कर रहा हूं। केबल कार से लेकर नई नई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप अगर एयरपोर्ट उतरते हैं, रेलवे स्टेशन उतरते हैं, तो सड़क से जाने की जरूरत नहीं है। आप उसमें बैठो, आसमान से केबल कार कहें और कोई टेक्नोलॉजी कहें, सीधे आप दूसरे गंतव्य तक पहुंच जाओ, वहां से आपकी गाड़ी उठाओ और अपने घर पहुंच जाओ। आने वाले 10 साल में इंदौर, बेंगलोर और हैदराबाद को पीछे छोड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है ये। और राजनीति में काम करने का मकसद यही है कि हमारे इस मातृभूमि को, हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, ऐसे विकसनशील वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट सुपर इकोनॉमिक पावर को, इस देश को बनाने के लिए हमको काम करना है। कभी कभी मुझे इस बात का संकोच होता है कि इतनी बड़ी बड़ी शब्दों में जब आप आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो लगता है मैं अपने तरफ से क्या दे रहा हूं, आपका ही आपको दे रहा हूं। आखिर मेरे पास का कुछ नहीं है। इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में दुनिया की नंबर 1 की डेस्टिनेशन बननी चाहिए। यही तो हमारा विचार है और उसी लिए हम काम कर रहे हैं। जो हमने 16,000 करोड़ की नई योजना बनाई है, सेतु भारत, उसमें आज आपने मुझे करीब 20 फ्लाईओवर्स आरओबी की मांग की है, जिसमें इंदौर में 5 फ्लाईओवर है, देवास नाका, सत्यसाई, मरीमाता, आईटी पार्क, मुसाखेड़ी, चौराहा। ये 5 ही फ्लाईओवर को मैं मंजूर कर रहा हूं, ऐसी घोषणा करता हूं।